हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 कंपनी अकाउंट, जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वांटिटी में आते हैं। आप टॉपिक को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स को रेगुलर मेंटेन करते हुए रखिए ताकि आपको ईच एंड एवरी टर्म्स क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले हमें जानना होगा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। बेटा, हमने अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। हमने पढ़ा सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है और वो अपने बिजनेस को खुद मेंटेन करता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल बेसिकली कम होता है। जब हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप से अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर देते हैं पार्टनरशिप में, जहाँ पे हम कुछ लोगों के साथ मिलकर हम अपने बिजनेस को चलाते हैं। अब जब बिजनेस में लोग ज़्यादा जुड़ते हैं तो अमाउंट ऑफ कैपिटल नेचुरल ज़्यादा हो जाता है। बट पार्टनरशिप में भी एक लिमिटेशन थी कि पार्टनरशिप में भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे कितने थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे 50 होते हैं। ये हमारे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स वो 50 होते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले हमारे पास ज़्यादा कैपिटल होती है। बट पार्टनरशिप के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, अपने कुछ लिमिटेशंस होती है। अब अगर मुझे अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना हो, एक बड़े लेवल पे मेंटेन करना हो, जहाँ पे मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वी कन्वर्ट आवर बिजनेस इनटू द कंपनी। हम अपने बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कंपनी में कोई भी मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स नहीं होती। अगर हमने मान लो कंपनी मेंटेन कर रही है पब्लिक कंपनी, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अगर हम एक पब्लिक कंपनी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती, नो लिमिट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। अब कंपनी में जो भी फंड की ज़रूरत होती है, ये फंड हम रेज कर सकते हैं बाय डिफरेंट सोर्सेज। टेकन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले सकते हैं। टेकन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। और एक तीसरा वे होता है फंड को इंक्रीज करने का, टेकन फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से भी हम लोन ले सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की फॉर्म में, इन फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब हमें पूरे चैप्टर में यही चीज़ें समझनी है कि ये शेयर कैपिटल्स वगैरह किस तरह से होती है। देखो, अगर हमें कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मान के चलिए मेरा प्रोजेक्ट है 1 करोड़ रुपीज़ का। कितने करोड़ रुपीज़ का है? 1 करोड़ रुपीज़। अब मुझे अपने कंपनी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत है। 1 करोड़ रुपीज़ अब सिंगल पर्सन के पास हो या ना हो ये तो आपको पता है, ज़रूरी नहीं होता। तो वो पार्टनरशिप से, पर पार्टनरशिप में भी इतना ह्यूज अमाउंट हमारे पास नहीं होता, तो वी डिवाइड द होल कैपिटल इनटू द स्मॉल यूनिट। हम अपनी पूरी कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स, मान के चलिए 100 रुपीज़ में या 10 रुपीज़ में, हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मान लो हमने 100 रुपीज़ में इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितने शेयर्स आ गए? 10,000 शेयर्स आ गए ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹100 ईच। क्लियर? सॉरी बेटा, 1 लाख शेयर्स आ गए हमारे पास ऑफ ₹100 ईच। अब हम ये शेयर्स कंपनी पब्लिक में इशू करते हैं। जो भी पर्सन जितने भी शेयर्स परचेज करता है, इसका मतलब उसने उतना फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इस सारे प्रोसेस को अभी हम समझेंगे। फिलहाल हम कंपनी की डेफिनेशन को समझते हैं कि कंपनी होता क्या है। कंपनी इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस।
ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, वॉलंटरी एसोसिएशन, लोगों की मर्जी से एसोसिएशन बनती है, फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रॉपर इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक लॉ के द्वारा होता है। हमारे यहाँ पे जो भी कंपनी बनती है उसको जो गवर्न करती है वो करती है कंपनी एक्ट 2013। हमारे यहाँ पे जो एक्ट है उसका नाम क्या है? कंपनी एक्ट 2013। अ कंपनी इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। किसी बिजनेस को चलाने के लिए जब लोग अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं प्रॉपर लॉ के द्वारा, उसे हम कंपनी कहते हैं। अगर हम कंपनी की और डिटेल में चले, देखो हमने अभी समझा कि कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, हमने कंपनी के बारे में भी क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन है विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसकी जो टोटल कैपिटल है उसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम शेयर्स के नाम से जानते हैं। और जो भी पर्सन हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है बाय परचेजिंग द शेयर्स, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। उसे हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। अगर हम अपनी कंपनी की डेफिनेशन को और एलेबरेट करें तो हमारी कंपनी की डेफिनेशन क्या आती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन है यानी विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी अपनी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा क्रिएट होती है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑनर, ये ऑनर से जो शेयर होल्डर है उससे सेपरेट एंटिटी रखती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशंस, परपेचुअल सक्सेशंस का मतलब होता है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। अगर कोई भी कंपनी में नया पर्सन आता है, नया शेयर होल्डर आता है या किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, कोई शेयर होल्डर पागल हो जाता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो कंपनी इज नॉट अफेक्टेड। जबकि पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप अफेक्ट करती है बाय द डेथ, बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। एंड इट हैज अ कॉमन सील, इसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील जो भी इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप्स लगती है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसकी अपनी सेपरेट एंटिटी होती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशंस, इसका परपेचुअल सक्सेशन यानी शेयर होल्डर से अफेक्ट नहीं करती। विच हैव अ कॉमन सील्स। अगर हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने जो जो पॉइंट पढ़ा वही पॉइंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी अपने एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट ये अपने शेयर होल्डर से सेपरेट होती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशंस। परपेचुअल सक्सेशंस का मतलब है कि कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ एनी पार्टनर, बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर आए या कोई भी शेयर होल्डर कंपनी से जाए तो कंपनी उससे कोई भी अफेक्ट नहीं होती। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटीज। कंपनी की लिमिटेड शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटीज होती है वो अपने शेयर्स के इक्वल होती है। जितने भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है सिर्फ वहीं तक उनकी लाइबिलिटीज होती है। कोई भी प्राइवेट असेट्स ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी यूज्ड टू रीपे द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। फोर्थ पॉइंट, कॉमन सील। अगर कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर कोई भी कॉमन सील है तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के उसके ऊपर फिक्स कर दी जाती है। फिफ्थ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
यहां पर शेयर होल्डर अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप में अपना शेयर आप विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंपनी में आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। सेपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब होता है यहां पर जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो कुछ पर्सन्स, इलेक्टेड पर्सन, जो भी सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जिसको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के सारे डिसीजंस लेते हैं। क्लियर? यहां पर मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों सेपरेट होती है, दोनों अलग अलग हो सकती है। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज मीन्ड बाय द कंपनी, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, शेयर्स। अब जो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी को फंड रेज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, वो बैंक से लोन ले सकती है। दूसरा, वो किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। और तीसरा तरीका क्या होता है, वो फंड रेज कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक से फंड्स को रेज कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, मान के चलिए किसी भी कंपनी को हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है। कितने रुपीस की जरूरत है? 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है। अब 1 करोड़ रुपीस को, ये क्या है कंपनी की? ये कंपनी की है टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल एक सिंगल पर्सन से ना इकट्ठी करके या बैंक से ना लोन लेकर हम इस कैपिटल को लेते हैं पब्लिक से। अब पब्लिक से कैसे लेते हैं? दिस टोटल कैपिटल इट डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट। हम इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। मान के चलिए 100 रुपीज की या 10 रुपीज की, हमारी मर्जी है जितने का भी हम अपने शेयर की वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100। दिस इज इक्वल टू 1 लाख। अब एक कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच। कंपनी इस शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है और मान के चलिए पर्सन ए है जिसने कंपनी के 10,000 शेयर्स परचेज करे हैं। इसका मतलब 10,000 इंटू 100 यानी उस पर्सन ने 10 लाख रुपीज कंपनी में इंट्रोड्यूस करे हैं। क्लियर? मीनिंग समझ में आया? उसने कितने इंट्रोड्यूस करे हैं? उसने इंट्रोड्यूस करे हैं 10 लाख रुपीज। ऐसे ही मान के चलो बी ने 5,000 रुपीज और 5,000 शेयर्स परचेज करे हैं ऑफ ₹100 ईच, तो इसका मतलब उसने कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी में? 5 लाख रुपीज। तो यहां पर हमने शेयर्स का मीनिंग क्या समझा? शेयर्स का मीनिंग समझा कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इट डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। हर यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं? शेयर्स के नाम से जानते हैं। एंड द पर्सन हु परचेज द शेयर्स, जो शेयर्स को परचेज करता है, हु परचेजेस शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। उसे हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। अब देखो, शेयर होल्डर्स ने मनी को इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तो क्या उसको कुछ रिटर्न मिलेगा? यस, दे गेट द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। उस प्रॉफिट को हम किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड के नाम से। कंपनी ने पब्लिक का पैसा यूज करके प्रॉफिट अर्न किया और उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर को लौटाया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो क्लियर है आपको शेयर्स का मीनिंग कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इट डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। उसे हर यूनिट को शेयर्स कहते हैं। शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के शेयर्स होते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाई दिया है इसका। शेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है इक्विटी शेयर्स।
थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन दोनों का मीनिंग अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। देखो प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच हैव द टू राइट्स, जिसके दो राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट क्या होता है? दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी पेमेंट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। देखो मैंने आपको बताया दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे कोई किसी भी तरह का डिविडेंड पे करने से पहले हम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो फर्स्ट राइट होता है, उसका फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। फिक्स रेट पे डिविडेंड रिसीव करता है बिफोर द पेमेंट ऑन इक्विटी शेयर्स। क्लियर? सेकंड क्या होता है? इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है तो दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर डेट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की पेमेंट से पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करते हैं। क्लियर? तो प्रेफरेंस का मतलब जिसमें किसी शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाए। अब प्रेफरेंस किस तरह की दी जाती है? दो तरह की प्रेफरेंस होती है। पहले उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, और दूसरा इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है तो दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ द कैपिटल बिफोर डेट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स से पहले उनको रिटर्न्स मिलता है। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट टॉपिक इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स को कंपनी एक्ट ने एक नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट किया है। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। देखो इन्होंने नेगेटिव टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया है कि इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। अब प्रेफरेंस क्या था? जिसपे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, पहले मिलता है इक्विटी से पहले, और दूसरा अगर कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी शेयर की पेमेंट से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट मिलती है। वही दो पॉइंट यहाँ पर इक्विटी में आ जाएंगे कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर पेड ओनली व्हेन प्रॉफिट आर लेफ्ट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया जाए उसके बाद हमारे पास अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो हम इक्विटी शेयर्स को पे डिविडेंड पे करते हैं। दूसरा, अगर कंपनी बंद हो रही है, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न्ड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न्ड इन फुल। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम फुल रिटर्न कर देते हैं उसके बाद हम इक्विटी शेयर्स को रिटर्न करते हैं। ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की डिफरेंट काइंड्स, कितनी तरह की शेयर कैपिटल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए क्योंकि इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी स्टार्ट हो गए। फर्स्ट होती है ऑथोराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस maximum amount of share capital which a company can issue during its lifetime। कंपनी अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम कितनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा पहले हमें सैंक्शन करवानी होती है। इट इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये पहले से बताया जाता है। यानी मैंने आपको क्या बोला? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑफ शेयर कैपिटल, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है विच अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ। इट इंक्लूड, दोनों चीजें इंक्लूड होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी और इक्विटी शेयर कैपिटल भी। इट इंक्लूड बोथ प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? कंफर्म? दूसरा पॉइंट होता है इशूड कैपिटल। मान के चलिए एक कंपनी की, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपीस कंपनी की
ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई जो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी एक लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकती है। दूसरी कैपिटल होती है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? देखो, हमने कहा कि ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो 1 करोड़ रुपीज़ है, पर सारा का सारा अमाउंट मुझे अभी कंपनी को अभी नहीं चाहिए। मान लो कंपनी का प्रोजेक्ट जो है 10 ईयर्स का है, अभी 10 साल का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, मतलब पूरा करने में टाइम लगेगा। तो कंपनी करती क्या है, अभी इसका कुछ पार्ट, मान लो 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स में से अभी 40,000 शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच कंपनी अभी इशू कर रही है, यानी 40 लाख रुपीज कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। दिस इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, यानी इट इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है विच अ कंपनी एक्चुअल ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। पब्लिक, जितना भी पब्लिक का सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को इशू ऑफर करती है, इनवाइट करती है शेयर्स परचेज करने के लिए, उसे हम इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। इशूड शेयर कैपिटल नेवर बी एक्सीड देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल के या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी, बट इशूड कैपिटल नेवर बी मोर देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा कि मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है, 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है ऑफ ₹100 ईच, यानी 1 करोड़ रुपीज मैक्सिमम इशू कर सकती है। उसमें से अभी हमने कितने शेयर्स इशू करे हैं, 40,000 शेयर्स इशू करे हैं, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी हो गई 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, जबकि इशूड कैपिटल कितनी हो गई, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 40 लाख रुपीज। इशूड कैपिटल नेवर बी मोर देन, नेवर बी ग्रेटर देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? फर्स्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड इशूड कैपिटल। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड, एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। जितना पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब्ड किया है। देखो, कंपनी की मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी थी, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो ये 1 लाख क्या है आपके लिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब इसमें से कंपनी ने जो इशू करी है, इशूड कैपिटल जो करी है, दिस इज 40,000 शेयर्स और एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब 40 लाख रुपीज कंपनी ने इशू करे हैं। क्लियर? 40 लाख। अब इसमें से लोगों ने कितने सब्सक्राइब्ड करे हैं? अगर सब्सक्राइब, मान लो पूरे के पूरे शेयर्स लोगों ने ले लिए, 40,000 ले लिए, हो सकता है 39,000 लिए हो सकता है 39,500 लिए हो, बट एक बात ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल नेवर बी मोर देन इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। इट मे बी लेस और इक्वल टू इशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल के या तो इक्वल होगी या इशूड कैपिटल के बराबर होगी, पर इशूड कैपिटल से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। मान के चलिए हमने इनवाइट कराए लोगों को 40,000 शेयर्स, बट हमारे पास जो एप्लीकेशन आई 41,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रही है, तो मेरे दिमाग में आया यार मेरी मैक्सिमम ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, तो चलो 41,000 इशू कर देता हूं। नहीं, अगर आपने एक बार इशूड किया है 40,000, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 40,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल जितनी भी ज्यादा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है ये 2 तरह की होती है। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का मीनिंग क्या हुआ? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का मतलब हुआ जहां पे एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड बाय कंपनी, कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल्ड कर लिया है, एंड आल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर। यानी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में वो कैपिटल आती है, वो शेयर कैपिटल आती है विच सेटिस्फाई 2 कंडीशंस, जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है हमारी, एंटायर अमाउंट
इज कॉल्ड बाय कंपनी, कंपनी ने पूरा का पूरा अमाउंट मंगवा लिया, सबसे पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, आल्सो रिसीव्ड बाय कंपनी या पेड बाय शेयर होल्डर। और जितना अमाउंट हमने मंगवाया पूरा अमाउंट वो कंपनी ने अगर रिसीव भी कर लिया तो उसे हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में डालते हैं। एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड बाय कंपनी एंड आल्सो रिसीव्ड बाय कंपनी। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, जहां पे इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन ब्रीच हो जाए। या तो हो सकता है कंपनी ने ही अभी पूरा अमाउंट कॉल्ड अप नहीं किया, कंपनी ने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट पे इशू करा है और पूरा अमाउंट अभी कंपनी ने नहीं मंगवाया, तो आपकी पहली ही कंडीशन ब्रीच हो गई और वो शेयर्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपनी ने पूरा अमाउंट तो कॉल्ड अप कर लिया पर अभी तक रिसीव्ड नहीं किया, यानी आपकी सेकंड कंडीशन ब्रीच हो गई। देखो ना, पहली कंडीशन क्या है कि अगर कंपनी ने पूरा ही अमाउंट ना मंगवाया हो। दूसरा क्या है, कंपनी ने पूरा अमाउंट तो मंगवा लिया पर शेयर होल्डर ने अभी अमाउंट पे नहीं किया, तो वो कैटेगरी आपकी आती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर। हमने कौन कौन सी कैपिटल पढ़ी है, हमने पढ़ी ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले पढ़ा कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ। दूसरा होता है इशूड कैपिटल विच इज इन्वाइटेड बाय द कंपनी टू द पब्लिक, जो कंपनी ऑफर करती है फॉर द सब्सक्रिप्शन। और तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक और इट आर ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती हैं। पहली है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का मतलब क्या हुआ, एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड बाय कंपनी एंड आल्सो रिसीव्ड बाय द कंपनी। और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, या तो एंटायर अमाउंट कॉल्ड अप ही नहीं हुआ या कंपनी ने कॉल्ड अप तो कर लिया पर रिसीव्ड नहीं हुआ, या इन दोनों कंडीशन, अभी पूरा अमाउंट मंगवाया भी नहीं और शेयर होल्डर ने उसमें से पे भी नहीं किया, तो वो आता है आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर। फिर आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फॉर द पेमेंट, जो कंपनी ने पेमेंट के लिए मंगवा लिया। मान के चलिए एक कंपनी ने जो शेयर्स है उसकी वैल्यू है 100 रुपीज, 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। बट अभी 100 के बजाय कंपनी ने उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज मंगवाए हैं। कितने कॉल्ड अप करे, 60 रुपीज कॉल्ड अप करे हैं, 40 रुपीज अभी कॉल्ड अप नहीं हुए, तो 60 इंटू 12,000 डेट इज 7,20,000 रुपीज आपकी क्या हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी फॉर द पेमेंट। जितनी भी कंपनी ने कॉल्ड कर दी है कि भाई शेयर होल्डर प्लीज इतना अमाउंट आप पे करिए हमें, डेट इज नोन एज द कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर। अब कॉल्ड अप कैपिटल के बाद आता है पेड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप आपकी कितनी थी, 60 ऑन 12,000 शेयर्स, उसमें से जितना भी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर दिया डेट इज नॉन एज द पेड अप कैपिटल। ठीक है। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है, पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से जितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर मीन्स अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी बट नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी या नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। जितना भी अमाउंट कंपनी ने ड्यू कर दिया बट उसमें अभी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो डेट इज नॉन एज द कॉल्स इन एरियर। तो वी कैन से आपकी जो कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल दिस इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल, जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया, प्लस कॉल्स इन एरियर, जितना अभी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, डेट इज नोन एज द कॉल्स इन एरियर। क्लियर बेटा, ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्लीज़ इसे ध्यान से समझिए। मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट हो गए तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बट फिलहाल इसे आप बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्लियर? अब चलिए पढ़ते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन आता है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। देखो दो वर्ड्स है, एक वर्ड है रिजर्व कैपिटल और एक वर्ड है कैपिटल रिजर्व। दोनों दिखने में लगता है सेम है, बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का नेचर ही अलग अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं रिजर्व कैपिटल किसे होती है। देखो कैपिटल विच इज रिजर्व्ड, जो रिजर्व्ड कर दी जाती है। अब रिजर्व्ड करने का मतलब क्या है? रिजर्व्ड करने का मतलब है अगर कोई भी कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है और वो कहती है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का इतना पार्ट, कुछ पार्ट वो अभी नहीं मंगवा रही, वो सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप जब कंपनी बंद होने लगेगी उस सिचुएशन में मंगवाएगी, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। देखो ध्यान से सुनो, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है, रिमेनिंग अनकॉल्ड, ये अभी तक मंगवाया नहीं है। डेट अ कंपनी रिजॉल्व, ये कंपनी रिजॉल्व करती है बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास आउट करती है इसके लिए, नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये कंपनी कब तक नहीं मंगवाएगी? जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो रही हो। यानी इस कैपिटल को हमने रिजर्व कर दिया है। अगर हमें वाइंडिंग अप के केस में, जब भी कंपनी बंद हो रही है उस वाइंड अप के केस में लायबिलिटीज को कंप्लीट पे ऑफ करने के लिए कुछ कैपिटल का पोर्शन चाहिए होता है, तब हम ये अमाउंट मंगवाते हैं। तो दिस इज नोन एज द रिजर्व कैपिटल। क्लियर? कि ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने कॉल्ड अप ही नहीं किया, ये स्पेशल रिजोल्यूशन से पास होता है और जब कंपनी वाइंड अप होने लगती है उस केस में मंगवाया जाता है। अब आप ध्यान से समझो, अगर ये कंपनी ने अभी कॉल्ड अप ही नहीं किया है, अनकॉल्ड कैपिटल है, तो ये वाला अमाउंट आपका कहां पे शो होगा? ये शो होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में, क्योंकि एंटायर अमाउंट इज नॉट कॉल्ड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने अभी ये अमाउंट ही नहीं मंगवाया। तो रिजर्व कैपिटल का मीनिंग समझ में आ गया। अब दूसरा आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जो हम अपने कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। यानी कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है? वो प्रॉफिट जो कंपनी के नॉर्मल कोर्स से अर्न नहीं किया जाता, बट एक स्पेशल, मतलब आपके किसी भी, मान लो आपको अलग से प्रॉफिट हो रहा है, अलग से प्रॉफिट होने का एग्जांपल क्या है? मान के चलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, या प्रीमियम ऑन फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स है। ये सारे, इनके कारण जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, जो नॉर्मल कोर्स का पार्ट नहीं होता, उसके कारण जो कंपनी को प्रॉफिट होता है और उसमें से जो रिजर्व हम क्रिएट करते हैं उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ठीक है? यानी रिजर्व कैपिटल आपकी अनकॉल्ड कैपिटल है, जबकि कैपिटल रिजर्व आपका कैपिटल गेन, कैपिटल प्रॉफिट के कारण जो रिजर्व मेंटेन होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। क्या कैपिटल रिजर्व का यूज हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में ला सकते हैं? नहीं, ये रिजर्व आपका इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो क्लियर? अब इसके एक बार डिफरेंस को ध्यान से समझते हैं, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। हमने सबसे पहले मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग हमने क्या पढ़ा? इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which cannot be called up except in the event of winding up। जब कंपनी बंद हो रही है तो उस सिचुएशन में हम इसको मंगवाएंगे जब तक ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है।
जबकि कैपिटल रिजर्व क्या है? पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ये वो रिजर्व है जो आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हम रिजर्व्ड कैपिटल का देखें तो ये अनकॉल्ड कैपिटल के कारण क्रिएट होती है, जबकि ये कैपिटल रिजर्व जो है कैपिटल प्रॉफिट के कारण होता है। रिजर्व कैपिटल कोई नेसेसरी नहीं है मेंटेन करना, बट अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व आपको बनाना कंपलसरी होता है। रिजर्व कैपिटल को बनाने के लिए आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास आउट करना होता है, जबकि कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करने के लिए कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होता। रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में शो नहीं होती, जबकि कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है बैलेंस शीट की इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में। रिजर्व कैपिटल का यूज सिर्फ हम वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है उसी सिचुएशन में हम रिजर्व कैपिटल का यूज करते हैं, जबकि कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस और बोनस शेयर्स को इशू करने के काम में लाया जा सकता है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या? अगर हम अपनी पूरी क्लास एक बार रिवाइज करें तो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज मीन्ड बाय कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज मीन्ड बाय द शेयर्स कहते किसे है, व्हाट आर द वो टाइप्स ऑफ शेयर्स हमने पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं, इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने काइंड ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ी, जिसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमने पढ़ा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कॉल्ड अप कैपिटल के बाद हमने पढ़ा पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरिया। इसके बाद हमने लास्ट में अपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझे, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। क्लियर? आज के लिए बस इतना। ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है शेयर कैपिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, 12 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में। तो इसकी थ्योरी को बहुत ध्यान से समझिए, अपने नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करिए और नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।